पिता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित विषय। इसमें नई प्रश्नावली है। तीसरा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हमने पिछली क्लासों में सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरा चैप्टर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ प्रश्नावली में स्पष्ट लिखा हुआ है चर कितने लेने, हमें दो लेने। कोई भी दो चर, जैसे एक x मानेंगे तो दूसरा y मान लेते हैं। इस प्रकार चर x और y, इन दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, यानी हमें पूरी तीसरी प्रश्नावली में दो चरों वाले रैखिक समीकरण मिलेंगे। जैसे इसका मैं व्यापक रूप बता रहा हूं आपको। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। और दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। ऐसे आपको प्रत्येक प्रश्न में दो दो समीकरणें मिलेगी। जैसे ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए बीज गणित में आपके पास टोटल विधियां हैं 4। बीज गणित में टोटल विधियां आपके 4 दे रखी है और चारों में से फिक्स है एक विधि आपको परीक्षा में पूछी जाएगी। तो इसमें चारों विधियों के एक बार मैं आपको नाम लिख देता हूं। सबसे पहली विधि है आलेखीय विधि, जो कि हमने क्लास 9 में भी पढ़ी हुई है। आलेखीय विधि यानी इसको, इसी विधि का दूसरा नाम है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि यानी इन प्रश्नों के हल ग्राफ में होंगे और ये विधि हमने क्लास 9 में भी एक पढ़ रखी है। फिर भी और वापस इधर पढ़ेंगे तो यानी पहली विधि आपके हो गई आलेखीय विधि। दूसरी विधि ध्यान से सुनना, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि हमें पढ़नी है विलोपन विधि। और चौथी विधि हमें पढ़नी है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। इन चारों विधियों में से फिक्स है एक क्वेश्चन तो आपके परीक्षा में 100% आएगा, यानी फिक्स आएगा ही आएगा। चाहे प्रश्न में आलेखीय विधि दो, चाहे प्रश्न में प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न आओ, चाहे विलोपन विधि का क्वेश्चन आओ, चाहे वज्र गुणन से आए, या फिर आपको कभी कभार ऐसे भी दे देंगे, आपको दो समीकरण दे देंगे और आपको कहेंगे कि इसको बीज गणित विधि से हल कीजिए। बीज गणित मतलब इन चारों में से आपकी जो इच्छा है वो विधि लगाकर आप इसको हल कर सकते हो। और यदि प्रश्न ऐसा है आपको दो समीकरण दे दे और प्रश्न एक पर्टिकुलर कह दे का आलेखीय विधि से हल करना है, तो आपको आलेखीय विधि से ही हल करना है। और यदि प्रश्न प्रतिस्थापन का कहे तो प्रतिस्थापन से करना, यदि विलोपन का कहे तो विलोपन से करना, और वज्र गुणन का कहे तो वज्र गुणन विधि से हल करना है। अब इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं प्रश्न आलेखीय विधि से कहें आप प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, इन चारों विधियों में से आप कोई भी विधि लगाओगे आंसर वो के वो ही आएंगे। इसलिए आपको प्रश्न पर विशेष ध्यान देना। प्रश्न यदि कोई विधि पर्टिकुलर पूछ रहा है तो उस विधि से ही करना है, और प्रश्न ने यदि कह दिया बीज गणित विधि से करो तो आप इन चारों में से कोई भी विधि उठा के कर सकते हो। प्रश्न की पहचान, प्रश्न में सीधी और सीधी समीकरण कितनी देंगे, दो, और समीकरण इस पैटर्न के रूप में होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जहां पर ये a1, a2, b1, b2 और c1, c2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको प्रश्न में संख्याएं देखने को मिलेगी। जैसे एक इसका ऐसे ही एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूं, 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। और एक दूसरी समीकरण मिलेगी 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर में 0।
मान लो इस प्रकार की आपको समीकरणें मिलेगी। ये पहली समीकरण है और ये समीकरण नंबर 2 है। कोई भी समीकरण उठा के देखना, उसमें चर राशि हमेशा 2 मिलेगी। देखो, एक नंबर समीकरण में एक चर राशि x है और दूसरी y है। 2 नंबर समीकरण में भी देखो, एक चर राशि x है और दूसरी y है। तो प्रत्येक समीकरण में आपको चर 2 मिलेंगे और इस पूरी प्रश्नावली में आपको 2 रेखिक समीकरणें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अपन इसको आलेखी विधि से ही हल करते हैं, लेकिन अपन के ऑनलाइन क्लास में थोड़ा ग्राफ वाला रहेगा। देखते हैं, एक बार सर से वापस बात करेंगे। तो इसमें ग्राफ वाला किस प्रकार से करना है उसके बारे में बाद में अपन चर्चा करेंगे। तो एक बार अपन सबसे पहले आलेखी विधि में जहां तक ग्राफ आता है उससे पहले वाली पूरा कंप्लीट करते हैं अपन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली विधि कौन सी? आलेखीय विधि। आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। इन विधियों को सीखने से पहले चलो मैं आपको कुछ एक शर्तें लिखवा रहा हूं, इसका थोड़ा विशेष ध्यान देना। वैसे ये 9th क्लास में भी थी। क्या हमें 2 समीकरणें दे रखी होगी, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। दूसरी समीकरण अपन को देखने को मिलेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। ऐसे आपको समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 दे रखी होगी। आपको तो सबसे पहले अनुपात ध्यान देना है। a1 बट्टा a2 कोमा b1 बट्टा b2 कोमा c1 बट्टा c2। ये जो अनुपात आपको दिखाई दे रहा है a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2, यानी पहले x के गुणांक, फिर y के गुणांक और फिर अचर पद, इनके गुणांकों में अनुपात सबसे पहले आपको निकालना है। जैसे कि सपोज करो ये संख्याएं दे रखी है, तो a1 का मान कितना है इसमें 2 और a2 का मान क्या है 3। तो बताओ a1 बटा a2 क्या आएगा 2 बटा 3। यदि कटता है तो काट देना, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना। इस प्रकार आपको तीनों अनुपात निकाल के लाने हैं। इसके जैसे ही आपके पास अनुपात आ जाते हैं, फिर ये 3 शर्तें हैं, इसका थोड़ा विशेष ध्यान देना। ये फर्स्ट, यदि आपके पास तीनों के तीनों अनुपात बराबर नहीं आते हैं, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 और b2 के, ये भी बराबर नहीं है c1 बटा c2 का। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जैसे ये अनुपात निकालोगे, ऐसे 2 बटा 3 b1 और b2 का अनुपात निकालोगे तो b1 का मान 3 है और b2 का मान 4 है। इसी प्रकार c1 और c2 का मान अनुपात निकालोगे तो ये आएगा 8 बटा 7। इस प्रकार आप तीनों अनुपात को देखोगे, क्या बराबर आते हैं, क्या बराबर नहीं आते हैं, या कौन कौन से बराबर आते हैं, इनमें से आपको देखना है। आगे अपन बहुत सारे ऐसे प्रश्न है उसमें सॉल्व करेंगे, ये क्लियर हो जाएगी बातें। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, यानी ये तीनों अनुपात यदि बराबर नहीं है तो हमेशा और हमेशा हल कैसा होगा, यानी इसका आंसर या हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। हल होगा अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब फिक्स आंसर, फिक्स आएगा, फिक्स कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जैसे x का मान एक पर्टिकुलर कोई आएगा, y का मान भी एक आएगा, कोई पर्टिकुलर एक मान आएगा, यानी हल कैसा होगा, अद्वितीय। जैसे ही आप इसका ग्राफ बनाओगे तो 100% उसमें जो 2 रेखाएं होगी वो आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, यानी रेखाएं करेगी प्रतिच्छेद, रेखाएं प्रतिच्छेद करती। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, हल अद्वितीय है, तो इसका निकाय कैसा होगा, संगत। निकाय कैसा होगा, संगत। ये क्या निकाय होता है, क्या संगत होता है, ये ध्यान से देखेंगे। निकाय कैसा होगा, संगत होगा। यानी जब भी आप समीकरणों को सॉल्व करेंगे, आपका यदि आंसर आता है तो निकाय हमेशा और हमेशा कैसा होगा, संगत। और यदि आंसर नहीं आता है तो निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। आगे प्रश्नों में संगत और असंगत देखेंगे। यानी जब भी ध्यान देना, आप प्रश्न देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा ग्राफ कैसा बनेगा। यानी ग्राफ के अंदर रेखाएं कटेगी, क्या
ग्राफ के अंदर रेखाएं नहीं कटेगी, एक दूसरे के क्या समांतर चलेगी, या आप ग्राफ बनाओगे रेखा एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा बनेगी। यानी आप पर्सन देखकर ही, यदि ये आपको तीनों शर्तें याद होगी तो आप पर्सन देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, मेरे आंसर कैसे आएंगे। तो फर्स्ट हो गया आपकी शर्त। इसी प्रकार सेकंड शर्त थोड़ा देखना, यदि a1 बटा a2 बराबर में तो होगा b1 बटा b2 के, लेकिन नॉट इक्वल या बराबर नहीं होगा किसके, c1 बटा c2 का। कहने का मतलब आगे वाले ये दोनों तो एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन पीछे वाला आपके एक जैसा दिखाई नहीं देगा। जैसे एक एग्जांपल भी लेके बता रहा हूं आपको, जैसे 2/3 ऐसा दिखाई देगा, बराबर में 2/3 1/5। सपोज करो आगे वाले दो एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन पीछे वाला एक जैसा दिखाई देगा। तो इसमें भी आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, हल कैसा होगा, हल कोई हल नहीं, यानी इसका हल हमेशा और हमेशा कोई हल नहीं होगा, इसमें कोई आंसर नहीं आएगा। रेखाएं क्या करेगी, तो इसमें जैसे हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हमेशा और हमेशा रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी, यानी रेखाएं कैसे चलेगी, समांतर होगी। और तीसरी बात, निकाय कैसा होगा, जब हल ही नहीं है तो इसका निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। तो यहां लिख देते हैं अपन, निकाय होगा असंगत होगा। यदि आपको प्रश्न में ऐसी शर्त दिखाई दे तो सीधी और सीधी पे फर्स्ट बात, कोई हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर होगी, निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। अब आगे अपन बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन, शर्त नंबर थर्ड। सेम कंडीशन आगे, यदि आपको इस प्रकार की शर्त देखने को मिले, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर होगा c1 बटा c2, यानी ये तीनों के तीनों अनुपात यदि आपको आपस में बराबर दिखाई दे, इसकी भी तीन बातें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले हल होंगे अनंत, यानी बहुत सारे आंसर इसमें निकलेंगे, अनंत हल होंगे। दूसरी बात, इसमें रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी या रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी। तो रेखाएं लिख लिया हमने, संपाती होगी। तीसरी बात, जब हल अनंत होंगे, यानी कुछ ना कुछ तो आ रहा है हमारे पास, जैसे एक हल आओ चाहे 1000 हल आओ या अनंत हल आओ, तो हमारे निकाय कैसा होगा, संगत होगा। हल आएगा संगत होगा, नहीं हल आएगा तो कैसा होगा, असंगत होगा। बस इन तीन शर्तों को आपको ध्यान में रखना है। आप ग्राफ विधि में आप कैसा भी प्रश्न आ जाए तो आपको पहले से ही आंसर पता चल जाएगा, क्या मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा, मेरा ग्राफ में ऐसे हल होंगे, मेरे ग्राफ में निकाय संगत होगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। केवल प्रश्न देखकर ही आपको बताना है। पहली शर्त में तीनों बराबर नहीं होंगे, दूसरी शर्त में आगे वाले दो बराबर दिखेंगे लेकिन पीछे वाला बराबर नहीं दिखाई देगा, और तीसरी शर्त में तीनों ही एक जैसे दिखाई देंगे। जैसे आप सॉल्व करोगे तो जैसे ऐसे आएगा 1/4 1/4 1/4 या 2/3 2/3 2/3, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको तीनों की तीनों आपस में कैसे दिखाई देंगे, बराबर। तीनों बराबर दिखाई देंगे तो इसके बहुत सारे हल होंगे, अनंत हल होंगे, रेखाएं संपाती होगी, निकाय कैसा होगा, संगत। छोटा सा मैं तीनों के ग्राफ बना बना के आपको बता देता हूं। जैसे फर्स्ट शर्त में अपन ग्राफ बनाएंगे ना, तो रेखाएं ऐसे एक दूसरे को काटेगी, कहीं ना कहीं पक्का काटेगी आपके ग्राफ में। दूसरी शर्त, इसका यदि आप प्रश्न का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, एक रेखा और उसकी समांतर दूसरी रेखा चलेगी, यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं। तीसरा हम जैसे ही ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे मान लो एक रेखा आपने बनाई, इसी के ऊपर दूसरी रेखा, यानी एक दूसरे के ऊपर होगी या एक रेखाएं संपाती होगी,
इस प्रकार आपके शर्त नंबर 3 का विशेष ध्यान देना है। यानी इन तीनों शर्तों, जिस बच्चे ने तीनों शर्तों को अच्छी तरीके से याद कर लिया तो आपके ग्राफ विधि में पूरे 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा आप कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन दो चरों वाले रैखिक समीकरण को। सबसे पहले अपन प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 3.1। ये प्रश्नावली 3.1 आराम से जो भी प्रश्न दे रखा है पहले इसको समीकरणें बनानी है, फिर उन समीकरणों को प्रश्न में इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी हमें चारों में से कोई भी विधि, जैसे ग्राफीय विधि तो करनी ही करनी है, तो बीज गणित में ग्राफीय विधि अपन सबसे पहले ग्राफीय विधि करते हैं, फिर प्रतिस्थापन करेंगे, फिर विलोपन करेंगे और फिर वज्र गुणन विधि करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति को बीज गणित एवं ग्राफीय विधि से हल या व्यक्त कीजिए। तो इन प्रश्नों को हल करते समय एक बात विशेष आपको ध्यान देनी है, क्वेश्चन एक बार पूरा नहीं पढ़ना, आपको जहां जहां तक प्रश्न कहे उतना ही पढ़ना, क्योंकि इस एक प्रश्न में आपको समीकरणें बनानी है। तो सबसे पहले आफताब अपनी पुत्री से कहता है, पहले पूरे प्रश्न में ये देखो कि इसमें दो व्यक्ति या दो बातें आपको देखने को मिलेगी। एक तो जैसे व्यक्तियों में से एक तो आफताब दिखाई दिया और एक आफताब की पुत्री, तो दोनों की आयु के बारे में बात हो रही है, तो हम सबसे पहले इन दोनों की आयु को मानेंगे। पहली बात हमेशा यही ध्यान देनी है कि आपको पूरे प्रश्न में देखकर यह बताना है कि इसमें दो व्यक्ति या किन व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले माना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत आसानी से ये प्रश्न सोल्व हो जाते हैं, बस थोड़ा सा एक ही पैटर्न से आपको चलना है। माना आफताब, एक तो इस प्रश्न में आफताब है, तो माना आफताब की आयु क्या मानेंगे? x, और दूसरा है आफताब की पुत्री की आयु, इसको हम क्या मानेंगे? y, क्योंकि अपन को पता है चर इसमें कितने होंगे? दो, पहले को x मानना और दूसरे को y। एक बात तो हमारी हो गई यहाँ पे क्लियर। सभी प्रश्नों में ऐसे ही करना है। जैसे दूसरे प्रश्न में देखो, पूरा प्रश्न पढ़ो अभी पता चल जाएगा। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹39 में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीद दिया। प्रश्न में सीधा सीधा दिख रहा है बल्ले और किसकी बात हो रही है? गेंद की। तो माना कि बल्ले x और गेंद कितनी होगी? y। इस प्रकार आपको प्रश्न देखना। तीसरा सीधा सीधा दिखेगा, देखो सेब और अंगूर, प्रश्न देखते ही पता चल जाएगा सेब और अंगूर के बारे में बात हो रही है, तो सेब को x मानेंगे और अंगूर को y मानेंगे। अब चाहे उसका मूल्य हो चाहे उसकी संख्या है, उस सभी को अपन x या y मान लेंगे। तो अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही कर रहे थे। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। बस इतना ही प्रश्न पढ़ना और आपको 1 नंबर समीकरण बनानी है। 7 वर्ष पहले, तो आफताब भी 7 वर्ष पहले और उसकी पुत्री भी 7 वर्ष पहले, क्योंकि बात कब की हो रही है? 7 वर्ष पूर्व, अभी की नहीं हो रही है, तो दोनों की 7 वर्ष पहले। तो यहां तक सबसे पहले ये देखो, आपको प्रश्नानुसार पहले समीकरण बनानी है, तो ध्यान से समीकरण बनाते समय सटीक ध्यान होना चाहिए। प्रश्नानुसार 7 वर्ष पहले, तो आफताब की अभी उम्र कितनी है, आयु कितनी है? x। 7 वर्ष पहले कितनी होगी? तो माइनस में हम क्या करेंगे? 7। मान लो अभी अपन 20 वर्ष के हैं, तो 7 वर्ष पहले कितने थे? तो 20 में से 7 घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो 7 वर्ष पहले हम कितने उम्र के थे या किस आयु के थे? 13 वर्ष के थे। सेम इसी प्रकार से आफताब की आयु अभी है x, 7 वर्ष पहले कितनी होगी? तो x में कितना घटाएंगे? 7 बराबर
इधर आफताब की आयु होगी तो इधर किसकी होगी, आफताब की पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु कितनी है y, लेकिन बात कब की हो रही है, 7 वर्ष पहले की। तो इसमें भी क्या घटाएंगे, 7 वर्ष, 7 माइनस करेंगे। 7 वर्ष पूर्व मैं कौन कह रहा है, आफताब बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था। आफताब कहता है किसको, अपनी पुत्री को, कि मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था। तो गुणा किसके साथ करवाएंगे अपन, 7 से। यहां पर कुछ बच्चों की सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, कभी इधर 7 से गुणा करवा देते हैं, कभी इधर गुणा 7 से करवाते हैं। इसमें एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आयु वाले जो भी प्रश्न है ना, उसमें ये ध्यान रखना, ये आफताब की आयु है और ये किसकी है, आफताब की पुत्री का। यदि मैं आफताब की आयु का गुणा 7 से कर दूं तो ये तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो ये समीकरण आपस में क्या बराबर होगी, क्या नहीं। तो छोटे वाले का गुणा अपन करेंगे तभी ये समीकरण आपस में बराबर होगी। एक तो ये मेथड, और दूसरा पर्सन जैसा बोले उसके अकॉर्डिंग करो। देखो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे मतलब पुत्री से 7 गुणी आयु का था, तो पुत्री से 7 गुणा आयु का था, तो पुत्री की आयु का गुणा किसके साथ करवाना है, 7 से। ये थोड़ा सा ध्यान देना। इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे ये हमारे पास समीकरण बनी, हमें तो एक समीकरण बनानी है, इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 बराबर 7 का गुणा y से किया तो 7y, माइनस 7 का गुणा 7 से किया तो गुणा। सभी को इधर बुला लेते हैं अपन, x, चलो एक बार -7 प्लस का 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y, और माइनस का गुण 50 इधर आएगा तो प्लस का गुण 50, बराबर में बचा 0। अब सॉल्व करते हैं या इसको व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले x, फिर y वाला पद लिखते हैं माइनस का 7y। अब संख्याओं को लिखते हैं -7 और ये है प्लस का गुण 50। गुण 50 में से 7 गए, पीछे कितने बचे, 42। तो ये लिख दिया 2 या 42 बराबर में 0। ये अपनी बनी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 बनानी है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अब से, अब कब, जब वर्तमान की आयु x है, ध्यान से सुनना, अब से 3 वर्ष बाद, बस इतना ही पढ़ना और समीकरण को स्टार्ट कर लेना है। ये दूसरी समीकरण बनाएंगे प्रश्नानुसार। अब आफताब भी x वर्ष का था और आफताब की पुत्री कितने वर्ष की थी, y। दोनों की अब की उम्र तो यही है, x और y। अब से 3 वर्ष बाद में, बाद का बोला तो प्लस क्या करेंगे 3, और इसके साथ भी क्या करेंगे +3। ऐसा तो है नहीं कि 3 साल बाद में आफताब की उम्र बढ़ गई ना, पुत्री वो की वो उम्र रही, ऐसा तो होता नहीं है। दोनों में 3 साल जुड़ गए। फिर प्रश्न में कहा हुआ है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। मैं किससे, तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। अब बताओ 3 का गुणा इसके साथ आफताब के साथ करूंगा तो आफताब की आयु और ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ध्यान देना छोटे वाले के साथ गुणा किसका करेंगे, 3 का। और प्रश्न में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि आफताब कहता है कि मैं तुमसे कितनी गुणी, 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। x + 3 बराबर 3 का गुणा इसके साथ किया तो 3y प्लस 3 गुणा 3 से किया तो 9। सभी समीकरणों को इधर बुलाते हैं अपन। x + 3 प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का, और प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर में 0। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x या व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, पहले x का पद फिर y का पद। अब संख्या यहाँ 2 दिखाई दे रही है, प्लस का 3 और माइनस का 9। जैसे इसको सरल करेंगे तो यहाँ पीछे क्या बचा, माइनस का 6 बराबर में 0। ये आ गई हमारे समीकरण नंबर 2। तो आज केवल अपन ने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बनाने सीख लिए। कल अपन इसी समीकरणों को आगे बढ़ाते हुए इन प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए क्लास सफिशिएंट या हो गई है, फिर अगली क्लास स्टार्ट हो रही है। इस हिसाब से हमें ये समीकरण है, और आप इन प्रश्नों की एक बार प्रैक्टिस करना। कल की क्लास में हम इन प्रश्नों को आगे करेंगे और आलेख की विधि से हल भी क्वेश्चनों को करेंगे।